बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की एपिसोड लेके मैं हूं आपका होस्ट अली रजा। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ न्यूजीलैंड ਦੇ ਮਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ दूसरा वनडे इंटरनेशनल सी जी और कराची के नेशनल बैंक अरीना में ये मैच खेला गया। न्यूजीलैंड ने ये मैच पाकिस्तान को बड़े इजीली आराम से वन साइड मारा है 80 रन से। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, 262 रन बनाए, 263 का पाकिस्तान को टारगेट दिया और पाकिस्तान की पूरी टीम जो ऑलमोस्ट 180 पे आउट हो गई। ऑल आउट ही हो गए भाईजान, ऑल आउट, ओवर्स भी पड़े हुए थे। तो आज मैच के बारे में बात करते हैं कि हुआ क्या। न्यूजीलैंड की जो टीम है वो बड़ा अच्छा 180 तक जा रही थी, हालांकि जो कि उनका फिन एलन जो है डेवेस्टेटिंग ओपनर पहले ही ओवर में आउट हो गया, लेकिन उसके बाद डेवन कॉनवॉय और केन विलियमसन ने शानदार 180 रन की पार्टनरशिप की। डेवन कॉनवॉय ने तो सेंचुरी भी स्कोर की। तो 180 183 पे जब दूसरी विकेट गिरी, नसीम शाह ने आके डेवन कॉनवॉय को जब बोल्ड किया, तो उसके बाद आप ये देखें कि 183 फॉर 1 था और 220 फॉर 7 हो गया। ये इतना बड़ा मैसिव कोलैप्स हो गया न्यूजीलैंड का कि हमने कहा यार फिर बोरिंग मैच है, पाकिस्तान तो अपने होम पे खेल रहा है, पाकिस्तान तो आराम से जीत जाएगा ये मैच, मैक्सिमम ये पहुंचेंगे 235-40 पे, ऑल आउट हो जाएंगे। लेकिन वहां से सेंटनर ने जो है वो स्कोर 262 तक पहुंचा दिया। बड़ी ही जबरदस्त उसने बैटिंग की और अक्लमंदी से बैटिंग की, खड़ा रहा वो, यानी कि उसने कहा पूरे ओवर खेलने हैं। तो जब न्यूजीलैंड ने 262-63 किया तो मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप के कि यार, दोस्त ये कह रहे थे कि यार स्कोर थोड़ा ज्यादा हो गया, डर लग रहा है। यानी कि हमारी टीम जो है, हमें पता है चेजिंग के अंदर कैसी है, यानी कि 250 प्लस स्कोर होता है ना तो हमें लगता है कि ओहो यार स्कोर थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। तो जी 263 का टारगेट था। मैंने उनका यार क्या मसला हो गया, हम अपने होम पे खेल रहे हैं, कराची में खेल रहे हैं, अपनी पिच है यार, अपने जिगर हैं सारे बॉयज, अपने सारे फॉर्म में, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो जी आज वही बात हमारी हो रही थी कि इमाम सेंचुरी करेगा या फखर सेंचुरी करेगा, और बाबर तो सेंचुरी करेगा ना। चलो बाबर का तो अपने एक साइड पे कर दिया नाम, लेकिन ये शर्तें लग रही थी कि इमाम करेगा सेंचुरी, ठीक है, या रिजवान आज फिर शायद रिजवान सेंचुरी करेगा। तो इस तरह की बातें चल रही हैं ग्रुप के अंदर। और अभी ये बहसों वैसे चल ही रहा था कि इमाम भी आउट हो गया, फखर जुमान भी आउट हो गया। हमने कहा लो जी, दो बंदे से गए। वहां पे फिर दो जो बॉयज हैं हमारे, जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और जो वर्ल्ड नंबर रैंकिंग के अंदर टॉप 5 के अंदर आते हैं, तो रिजवान और बाबर ने स्टडी किया। उन्होंने कहा जी टीम मुश्किलों में फंसी हुई है, इसको हम निकालेंगे। तो उन्होंने निकालने की कोशिश की। अब उस कोशिश में हुआ ये कि ये मेरे भाई दोनों बंदे खेल के तकरीबन 16.5 ओवर्स, 100 बॉल्स खेली इन दोनों ने इस पार्टनरशिप में। 55 रन की बड़ी ही शानदार और तबाहकुन पार्टनरशिप लगाई। 55 रन की क्या बात है, मैं कहता हूं मजा ही आ गया। 64 के मजमूई स्कोर पर मोहम्मद रिजवान आउट हुए और आप ये देखें कि हमने 17 ओवर्स में 55 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 3। 3 के रन रेट से जो है ये मेरे दोनों चीते जो थे ये खेलते रहे। और जो था रिक्वायर्ड रन रेट, जब रिजवान आउट होके गए तो 600 पर तो जा चुका था आराम से। तो पाकिस्तान का स्कोर 21 ओवर्स में 64 था उस टाइम जब रिजवान आउट होते हैं। और रिजवान साहब आउट हो गए ने, 3 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए हैं। अब बारी थी हारिस सुहेल की। हारिस सुहेल जिसने पिछले मैच में अच्छी थोड़ी बहुत जो अपने ग्लिम्सेस दिखाए थे, अच्छा नजर आ रहा था। लेकिन आज पिच थोड़ी जी फर्क सी। आज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पिन भी सी, आज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सीम भी सी, बाउंस भी, कैरी भी सी, सब कुछ था आज। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि यार हमारे बैट्समैन थोड़ी सी पिच के अंदर बाउंस आ जाए तब नहीं खेला जाता, हाथ पैर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी सी गेंद हिलने लग जाए, स्विंग होना शुरू हो जाए, तब हमसे नहीं खेला जाता। पिच के अंदर थोड़ा टर्न आ जाए, हमसे तब भी नहीं खेला जाता। आज इमामुल हक शेयर पेस की वजह से आउट हुआ फर्ग्यूसन की। कमाल की 152 की उसने केपीएस की डिलीवरी करवाई है ब्रो को मेरे, और उसने पुल मारी, गेंद खड़ी कर दी। पता चल रहा है कि वो लेट हुआ शॉट के ऊपर, इतनी तेज बॉल थी, पेस से बीट हुआ वो। और फखरू मेरा भाई, फखरू साहब को सऊदी ने गेंद बाहर निकाली है, स्लिप मार दी उसने, यानी कि कीपर ने कैच पकड़ा, एज निकाल दिया उसने। तो अब ओपनर्स तो तुम्हारे इस तरह आउट हो रहे हैं हमारे, मेरे मेरे भी है ना, मेरे बॉयज हैं, मैं उनकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, आप टेंशन ना लें। उसके बाद जो रिजवान और बाबर आजम ने जो पार्टनरशिप की है ना, मैंने बहुत अर्ली एज से क्रिकेट देखना शुरू कर दी थी। जब मैं देखा करता था इंजमाम और यूसुफ इस तरह की जो सिनेरियोज होते थे उसमें पार्टनरशिप लगाया करते थे, लेकिन वो एक टाइम पे स्लो होते थे, लेकिन जैसे ही वो स्टेडी हो जाते थे फिर इंजमाम हो गया या यूसुफ हो गया, वो मारते भी थे और फिर वो गेम को अपने हाथ में ले लेते थे और कंट्रोल अपने हाथ में संभाल लिया करते थे गेम्स का। आप इंजमाम की इनिंग्स देखें, इंजमाम को क्यों ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है पाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो वो यही वजह थी उसकी कि वो एक मुश्किलों से मैच को पहले निकालता था, फिर गेम का कंट्रोल अपने हाथ में करता था और फिर डोमिनेट करता था बॉलर्स के ऊपर। अब
दो प्लेयर्स हैं जो कि एक तो हो ना कि हल्के प्लेयर्स हैं, नहीं भाई आईसीसी के लड़के हैं दोनों, आईसीसी के लड़के हैं, आईसीसी इनको टॉप 5 टॉप 10 से निकालता ही नहीं है। 16 ओवर्स आपने खेले, 16 ओवर्स में आपने 55 रन बनाए, चलो समझ आती है, लेकिन फिर आउट होके जा रहे हो, फिर आपने आउट भी हो गए, सैंटनर ने बोल्ड कर दिया आपको। या तो आप यार, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, जितना मर्जी पिच में क्या कोई घड़े पर। अच्छा एक मैं होर ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 'ਚ ਬਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨਡੇ 'ਚ ਬਣਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ दिमाग माउफ हो चुके हैं, समझ ही नहीं आती। मतलब ये जो पिच आज कराची की थी दूसरे ओडीआई के अंदर, ये एक आइडियल टेस्ट क्रिकेट की पिच थी, यानी कि जिसमें बॉलर फास्ट बॉलर्स भी इंजॉय कर रहे थे, उनको भी पेस मिल रही थी, सीम मिल रहा था, कैरी मिल रहा था। स्पिनर्स की तो चांदी लगी हुई थी, इतना इतना टर्न हो रहा है जैसे कि चौथे पांचवें दिन का पिच हो। तो एक तो सीधी सी बात है कि ये ओडीआई की पिच थी ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ खेली है, पहले 2 घंटे अच्छा खेली है इस मैच के। जैसे ही विकेट ने ये अपना थोड़ा सा टूटी होगी और टर्न वगैरह लेना शुरू किया है, वहां से न्यूजीलैंड भी फंस गई और आप तो फिर अल्लाह ही मालिक था आपका। तो रिजवान साहब और बाबर आजम साहब ने जो 100 बॉलों पे 55 रन की शानदार पार्टनरशिप की, तो रिजवान साहब आउट हो गए सेंटर की बॉल पे। उसके बाद हारिस सुहेल, अब हारिस सुहेल जब आया तो आपको पता है कि बाबर आजम का क्या सीन होता है। बाबर आजम का जो सीन होता है ना, लंबा लेके जाना मैच को, वो सिर्फ रिजवान के साथ तक है, वो रिजवान की हद तक है कि लंबा लेके, बाकी जो बंदा आ रहा है उन्हें कहना तू भाई ट्राई कर, मारना शुरू कर, तूने तेज खेलना है, मैं विकेट रोकूंगा। हारिस सुहेल आया, उसने ट्राई की है स्वीपर शुपर मारने की, एलबीडब्ल्यू हो गया, इतना तो टर्न हो रहा था बॉल, वो नहीं, तेज नहीं खेला जाना था इस पे इतना, पहले उसको सेटल होने का टाइम देना चाहिए था, लेकिन वो जो कि नहीं दिया गया उसे मेरे हिसाब से। खैर 80 के राउंड अबाउट जो है हमारी 4 विकेटें गिर चुकी थी। अब आते हैं जी आगा सलमान। वही आगा सलमान को भी बाबर कहता है कि तू मार भाई, रन रेट 6.5-7 पे चला गया, तूने मारना है, मैं खड़ा हूं। वो भी 20-25 मारे हैं उसने, तो उसको माशाल्लाह रन आउट करवा दिया बाबर भाई ने। हालांकि पहले बाबर भाई ने स्ट्रोक जब रोकी है तो बाबर 2 कदम निकला है, और वो तो पूरा निकला है, कैप्टन की कॉल थी, वो कैसे ना निकलता, जब वो बेचारा आधी पिच पे आएगा उसे कहता है वापस चला जा। ठीक है, उसमें आगा सलमान की भी गलती थी, वो रन नहीं बनता था, लेकिन बाबर आजम की भी गलती थी कि उसने उसको जो 2 कदम निकल के जो इशारा किया या जो भी इस तरह का अपना पोस्चर बनाया कि ठीक है रन हो सकता है, तो वो भी तो गलत था ना, उसी चक्कर में तो वो निकला। तो वहां पे जब आगा सलमान आउट हुए, क्योंकि आगा सलमान ने आगे थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट किया पाकिस्तान की तरफ तेज खेल के, लेकिन वो बेचारा रन आउट हो गया 125 पे, हमारी 5 विकेटें गिर गई, तो बस छुट्टी होगी। अब आते हैं नवाज। अब नवाज को भी बाबर भाई ने यही कहा कि तू मार, मैं खड़ा हूं। वो भी आउट हो गया फौरन ही, वो मेरे ख्याल खेला ही कुछ 4-5 स्कोर में आ गया, वो भी आउट हो गया, स्वीप मारी है पीछे से, बोल्ड हो गया वो। अच्छा जी, अब आते हैं मीर, वो कहते हैं जो आपके बॉलर हैं राइट आर्म लेग स्पिनर उसामा मीर। बाबर ने कहा भाई तू मार, मैं खड़ा हूं, आउट, वो भी आउट। नसीम शाह, तू मार, मैं खड़ा हूं, आउट। समझ रहे हैं ना, तू सबको कह रहे हैं कि तू मार मैं खड़ा हूं, तू मार मैं खड़ा हूं। वसीम जूनियर, तू मार मैं खड़ा हूं। इसी तरह 9 खिलाड़ी आउट हो गए और बाबर खड़ा रहा, बाकी सारे आउट हो गए। मेरे भाई आप एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हो, आप वर्ल्ड के टॉप रैंक्ड प्लेयर हो, पूरी दुनिया में आपकी इज्जत होती है, आपका नाम लिया जाता है, हर बंदा आपको जानता है, पाकिस्तान क्रिकेट की आप ऑलमोस्ट इस टाइम पहचान बने हुए हैं, आप एक वाहिद सुपरस्टार है टीम के अंदर। आप कब अपने हाथ में कंट्रोल लेंगे सर मैच का? क्या आपका काम सिर्फ एक तरफ से एंड रोक के खड़े रहना था? आपने कभी ये नहीं कहा कि चलो यार आगा तू आ गया, तू जरा टाइम ले, अब मैं बहुत देर से खड़ा हूं, मैं जरा चार्ज करता हूं, इन पे चार्ज करके देखता हूं, थोड़ा तेज खेलने की कोशिश करता हूं। तो सर बात तो तब बनती ना, जब आप नए आने वाले बैट्समैन को कहते हैं कि अब तू टाइम ले, मैंने इस पिच पे टाइम गुजार लिया है, अब जो है ना तूने मुझे स्ट्राइक रोटेट करके देना है, मैं ट्राई करूंगा हर ओवर में एक आधा चौका या एक आधी बाउंड्री निकालने की, अब मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तो कब से खड़ा हूं, मैं तो पहले ओवर में आ गया था। ठीक है, तो आप कब चार्ज लेंगे, आप कब अपनी अथॉरिटी शो करेंगे, आप कब डोमिनेट करेंगे? आप शुरू से लेके एंड तक सर खड़े रहे, आखिरी खिलाड़ी आप, 9वें खिलाड़ी आप ही आउट हुए, खैर, लेकिन आपकी अथॉरिटी कहां थी? आप तो फंसे रहे। आप उस, जब आप फ्लो में भी आ गए, 50 भी होगी, सब कुछ हो गया, तब भी आप हर ओवर में 3-4 डॉट बॉल्स खेले थे। पाकिस्तानी टीम ने आज 25 ओवर्स डॉट बॉल्स के खेल दिए, हमने पूरे 50 नहीं खेले, लेकिन हमने जितने भी खेले हैं 45-46 ओवर, 25 ओवर्स हमने डॉट बॉल्स खेले हैं, जो कि 150 बॉल्स बनती हैं। और मेरे हिसाब से क्योंकि ओवर पूरे नहीं खेले, तो ये ऑलमोस्ट 60-65% डॉट बॉल्स रेशियो है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल सर। बाबर बॉय, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। किंग, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये आपकी राय आपसे जो है ना बड़ी बाइज्जत तरीके से आपसे गिला कर रही है कि ये क्या तरीका है यार।
क्या तरीका है? थोड़ी जी स्पिनिंग ट्रैक हो जाए, आपसे नहीं खेला जाता। थोड़ा सा सीम स्विंग हो जाए, आपसे नहीं खेला जाता। मतलब आपकी टीम से नहीं खेला जाता। आप तो खैर खड़े हैं ना, आप तो हर आपके तो रन आने ही आने। लेकिन काश आज आप यहाँ से ये मैच निकलवा देते, और जब आगा या नवाज वगैरह जो कि थोड़े से रिकग्नाइज बैट्समैन थे, जो कि बैटिंग करने की हालत, उनके साथ अगर आप पार्टनरशिप लगाते और आप वहां पे चार देना शुरू करते, बजाय कि उनको ये कहते कि यार तू मार मैं खड़ा हुआ, तू मार मैं खड़ा हूं। ये बात मैं पल्ले से नहीं कर रहा, ये बाबर भाई ने इंटरव्यू में की है बात पोस्ट मैच के अंदर, कि जब आगा सलमान आया तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैंने हिसाब लगाया कि अब रन रेट रिक्वायर्ड काफी बढ़ गया है, तो मैंने आगा सलमान से कहा भाई तुमने तेज खेलना है, तुम खुल के अपनी नेचुरल गेम करो, मैं खड़ा हूं। भाईजान माफ कर दो, माफ कर दो। पाकिस्तान जो है ये मैच 80 स्कोर से अपने घर पे नेशनल स्टेडियम में ये मैच हारा है। हालांकि आज आवाम भी अच्छी आई हुई थी बेचारी, जिस दिन स्टेडियम भरदा है उस दिन पाकिस्तान दिन कुत्ते वाली हो जाती, जिस टाइम स्टेडियम भरदा उस दिन पाकिस्तान मैच ही हार जाता। क्या करे बेचारी अवाम भी, क्या करे, ये देखने आए। और इतनी बोरिंग क्रिकेट, इतनी बोरिंग क्रिकेट। शुएब अख्तर का ट्वीट आप देख लें, शुएब अख्तर ने ट्वीट किया है, वो जिस तरह स्नीजिंग नहीं होती कि खराटे ला रहा है एक बंदा, के नींद आ रही, इतनी स्लो क्रिकेट, इतनी बोरिंग क्रिकेट हो रही थी कि लग रहा था पता नहीं कि किधर मैच हो रहा है, किसी रड़े पे मैच हो रहा है, जहाँ पे अनप्लेएबल पिच बनी हुई है, खड्डे बने हुए हैं पिच के ऊपर के, बॉलर जो है ब्रेसवेल नहीं हमसे खेला जा रहा, मतलब ब्रेसवेल नहीं खेला जा रहा है यार, दसो ब्रेसवेल। अच्छा एक है, हमने ब्रेसवेल को स्टोर में बॉलर बना दिया, ब्रेसवेल नो पूरा बॉलर बनाता है, ब्रेसवेल ही नहीं खेला जा रहा हमसे, फिलिप्स आ रहा है, फिलिप्स नहीं खेला जा रहा। चलो सैंडनर तो एक रिकग्नाइज एक अच्छा बॉलर है, समझ आती है, सऊदी एक अच्छा बॉलर है, आपसे ब्रेसवेल नहीं खेला जा रहा। 10 ओवर में 31 रन बनाए हैं सिर्फ आपने, तो अटैक किस पे करना था फिर आपने? फर्ग्यूसन पे करना था, सऊदी पे करना था, सैंटनर पे करना था, किस पे करना था? जब आपने पार्ट टाइमर कोई नहीं मारा, 10 ओवर में 30 रन, एक विकेट भी वो आपकी ले उड़ा। तो ये जो हमारे सिस्टम बना हुआ है इस टाइम टीम का, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप देखें, खुदारा जागें, पीसीबी वालों जाग जाओ, जाग जाओ। आप जो ये हमें रिकॉर्ड्स हमारे मुंह पे मारते हैं लाके बड़े बड़े प्लेयर्स के, जो भी आपकी टीम में इस टाइम सुपरस्टार्स मौजूद हैं, तो देखें तो सही किन हालात में किन बॉलर्स के खिलाफ मारा है आपने यार, कहाँ मारा है आपने? इंग्लैंड आपको बी टीम आगे जो है घर में T20 सीरीज हरा गई, T20 वर्ल्ड कप से पहले। इंग्लैंड आगे फिर आपको टेस्ट सीरीज भी हरा गई। न्यूजीलैंड आई है तो आप न्यूजीलैंड को टेस्ट में हरा नहीं सके, जिस तरह का मर्जी जोर लगा लिया आपने, नहीं हरा सके आप। और दोनों टेस्ट मैचों में आप ही एंड में टेस्ट मैच बचा रहे थे, वो न्यूजीलैंड ने दोनों मैचों में ऊपर था। पहला टेस्ट मैच भी न्यूजीलैंड को 5-6 ओवर मिल जाते, बैड लाइट में वो खेलने के लिए तैयार थे, अंपायर्स नहीं माने, वो न्यूजीलैंड जीत रहा था मैच। दूसरा टेस्ट मैच भी आपको सरफराज ने बिचवा दिया सेंचुरी की बदौलत। तो टेस्ट मैचेस जो अब ड्रॉ हुए हैं वो न्यूजीलैंड ऊपर था आपके, आपने कहीं डोमिनेट नहीं किया सर, सॉरी। अब ओडीआई पहला, उन्होंने पहले भी अच्छा 250 का स्कोर जो है वो बनाया, लेकिन वो आपने खैर जैसे तैसे करके 47 ओवरों में 48 ओवरों में वो मैच नहीं, बल्कि 11 बॉल में पहले वो मैच आपने जीता है सिर्फ। कभी ऐसा दिन हो सकता है कि 250 260-70 का टारगेट होगा और हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने 50वें ओवर में इस मैच को जीतना है? क्या कभी हम इस तरह भी मैच जीत सकते हैं कि हाँ 250 260 का टारगेट है तो आज हम 40 42 43 ओवर में डोमिनेट करके अथॉरिटी शो करेंगे, अगली टीम के ऊपर पूरा हम अपना बनाएंगे कि यार ये देखो हमारा घर है और मैं हूं यहाँ का जयकांत शिकरे? इस तरह का दिन आ सकता है हमारी टीम में? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा अपनी जगह के लिए खेलता है, अपने रिकॉर्ड्स बेहतर करने के लिए खेलता है। गो के वो इमामुल हक साहब हो, इमामुल हक साहब को भी सीधी पिच दे दें तो वो ठीक है, जहां पे थोड़ी बहुत गेंद हिल रही है, जहां पे थोड़ा सा पेस या बाउंस आ रहा है, वो फारिग हो जाता है बंदा। ठीक है, इमामुल हक साहब भी अपने रन अपने रिकॉर्ड बेहतरीन, विनिंग कॉज में कितने रन हैं ये अलग बात है, वो आप निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास है, लेकिन सर विनिंग कॉज में कितने रन हैं ये मैटर करता है। क्या आज बाबर आजम मैच जितवा सकता था? तो मैं मानता ना फिर कि वो है किसी लेवल पे है, लेकिन नहीं हुआ। आज हमें पता था मैच हम हार जाएंगे और बाबर आजम ये मैच नहीं जितवा सकेगा, क्योंकि वो तो हर आने वाले को कह रहा है कि यार तू मार मैं खड़ा हूं, तू मार मैं खड़ा हूं। तो मारना कि उनको कह रहा था, मार किसी और ने दिखा। तो ये सारे हालात हैं। अब तीसरा वनडे इंटरनेशनल जो है वो जुमे के दिन होना है, कराची में ही होना है। अब वो फाइनल है क्योंकि सीरीज 1-1 से लेवल हो चुकी है, तो देखते हैं कि तीसरे मैच में, क्योंकि मुझे अब नहीं, एक को चेंजिंग तो करने से रहे, चेंजिंग नहीं होनी, जो नए लड़के रखे हुए ना वो बेंच पे बैठे, जब तक बाबर आजम कैप्टन है आपके जितने न्यू लड़के आ रहे हैं वो बेंच पे ही बैठे रहेंगे। तैयब ताहिर को भी चांस नहीं मिलेगा, कामरान गुलाम को भी चांस नहीं मिलेगा, धानी नहीं खेल सकता, जो जो बेंच पे बैठे हैं स्नैन ये बेंच पे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि बाबर आजम की जो प्लेइंग 11 आज खेली है वही फाइनल खेलेगी, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा। तो देखते हैं जी
कि क्या होता है। और सॉरी यार, मैं क्या करूं, अब बाबर आजम को एज अ प्लेयर हम सब लाइक करते हैं, लेकिन कब बाबर आजम हमें एक स्टैंड अलोन मैच जितवा के हमें दिखाएगा। आज वो दिन था कि आज बाबर आजम दिखाता कि मैं बाबर आजम हूँ, दी बाबर आजम हूँ। लेकिन वही पता था कि जैसे ही रिक्वायर्ड रन 6, 6.5, 7 पे पहुंचा तो छुट्टी हो जानी थी। और ये हो कैसे सकता है कि दो बड़े प्लेयर्स एक पार्टनरशिप लगा रहे हैं, 16 ओवर कम नहीं होते, 17 ओवर कम नहीं होते, 17 ओवर वो खेल गए हैं। और रिक्वायर्ड रेट एक तो था ना मेंटेन करके चलना, यार हमने प्रेशर नहीं क्रिएट होता ना, हमने रिक्वायर्ड रेट जो है 4-5 रन बनाते रहेंगे, वो भी नहीं बने आपसे। आप 2.5-3 रन के एवरेज के साथ खेल रहे हैं, क्या मैं आपसे बात करूं। दूसरी न्यूज ये है कि जी मिकी आर्थर साहब को अप्रोच किया जा रहा था पीसीबी की तरफ से, उन्हें देती कोरी ना करती, उन्होंने कहा जी भाईजान मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो डर्बी शायर के इस टाइम कोच है काउंटी क्रिकेट में। तो उन्होंने कहा जी मैं वहीं पे जो है अपनी जिम्मेदारियां ने जो है वो उसको कंटिन्यू करूंगा, तो मैं पाकिस्तानी टीम का कोच नहीं बन सकता। तो उन्होंने जवाब दिया। तो इसके साथ जवाब देने के साथ साथ ही जो बाबर आजम पे एक तलवार लटक रही थी, जो बातें आ रही थी कि मिकी आर्थर ने ये सजेस्ट किया है कि जी 3 फॉर्मेट्स के 3 डिफरेंट कप्तान होने चाहिए। जैसे कि टेस्ट में बात हुई कि सरफराज कप्तान हो, ओडीआई के अंदर शान मसूद को कप्तान बनाया जाए, और टी20 के अंदर बाबर आजम को कप्तान रखा जाए। तो अब वो चीजें तो हो गई हैं खत्म, बाबर आजम की कप्तानी को कोई खतरा नहीं है। दूसरा, एक इनसाइड सोर्सेज से ये भी न्यूज आ रही है कि बाबर आजम ने नजम सेठी साहब पीसीबी चेयरमैन को शिकायत की है शाहिद अफरीदी की, कि जो ये जो इशू बना हुआ था वाइस कैप्टन का शान मसूद की, तो उन्होंने कहा है जी ये गलत बात है, यानी कि शिकायत की, अपना रोना रोया है कि जी शान मसूद को किससे पूछ के आपने वाइस कप्तान बनाया। और देखे ना, फिर कुछ तो है ना अंदर की बात कि शान मसूद जो कि ओडीआई से सीरीज से पहले शाहिद अफरीदी ने वाइस कैप्टन अनाउंस किया, वो आज भी ड्रॉप था। वो नहीं खिलाएगा उसे बाबर आजम, नहीं खिलाएगा तीसरा मैच भी, आप देख लीजिएगा। वो बेचारे को वाइस कप्तान अनाउंस ना कर दे लाला जी, तो शायद वो वनडे सीरीज खेल जाता। लेकिन देखें आप कि उसको वाइस कैप्टन अनाउंस किया, वो टीम से बाहर हो गया। तो ये फिर नजम सेठी ने कहा है बाबर आजम को कि भाई तू टेंशन ना ले जिगर, तुझे मैं पूरी पावर देता हूं, तू टीम अपनी मर्जी से खिला, जो दिल करता है रख, जो दिल करता है निकाल दे, तुझसे कोई नहीं पूछेगा, तेरे काम में अब कोई टांग नहीं अड़ाएगा। तो नजम सेठी साहब ने बाबर आजम को दे दिया फुल अथॉरिटी कि भाई जो मर्जी कर, लोटला मेला, लूट सेल दराज 11-11। तो बाबर आजम साहब हैं इस टाइम लूट सेल पे, पूरी अथॉरिटी इस चेयरमैन ने भी उनको दे दी है, पिछले राजा साहब ने तो दी हुई थी ना, इन्होंने भी दे दी है। तो अब हम क्या करें जी, बस अब यही है हमारी किस्मत में कि हमारी टीम का स्टैंडर्ड ये है कि हमारे ओडीआई टीम में जो नंबर 4 पे खिलाड़ी खेलता है आगे रिजवान, उसकी एवरेज 30 की, 29-30 की एवरेज पे, एक विकेट कीपर बैट्समैन। आपके पास मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन ही नहीं है भाईजान, है, आप खिलाते नहीं है की मजबूरी पई तानू विकेट कीपर बैट्समैन जो कि एवरेज बैट्समैन है ओडीआई क्रिकेट का, आप उसको चौथे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉट होता है ओडीआई क्रिकेट के अंदर किसी भी टीम के अंदर, आप वहां पे उसे खिलाने में मजबूर है। मजबूर नहीं है, यारी दोस्ती भाईजान, यारी दोस्ती है कि तू मेरा जिगर है मैं तेरा जिगर है, तू मेरा रोनाल्डो है और मैं तेरा मैसी हूं, ये वाले सीन है। दुनिया की किसी टीम में चौथे नंबर का खिलाड़ी उठा के देखें भाई, वो मैच विनर्स होते हैं, वो मैच का पासा पलटने वाले प्लेयर होते हैं। और आप एक विकेट कीपर, मेकशिफ्ट विकेट कीपर जो मेकशिफ्ट ओपनर बना था टी20 में, उसको चौथे नंबर पे खिला रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर, दैट्स सर नॉट फेयर। चलो जी मर्जी ਤੁਹਾਡੀ, जो मर्जी करी जो, ਅਸੀਂ ਤੇ मैच देखांगे, दिल साड़ांगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, परसों मैच है फिर देख लांगे, ठीक है। और पता नहीं क्यों इस दफा हम इंग्लैंड से भी सीरीज हारे जब, तो मैं दुखी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं, बल्कि मैं चाहता था कि पाकिस्तान ये सीरीज हारे, ताकि शायद हमारे जो सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम चल रहा है इस टाइम टीम का, मैनेजमेंट का, शायद हम उनकी आंखें खुलें और कुछ चेंजिंग तब्दीलियों का इशारा मिले। कुछ भी नहीं हुआ भाई जी, दिल तो दुखता है, दुख दुख के कहते हैं ना, दर्द भी नहीं होता हूं, अब दर्द भी नहीं होता, अब तो ढीठ हो गए हम, सीधी सी बात है। इतनी हमने चीजें बुरी देख ली हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कि और दुख भी नहीं होता भाई, सीधी सी गल। तो मिकी आर्थर साहब तो नहीं आ रहे, अब सुना है कि जस्टिन लैंगर को भी अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिन लैंगर भी आएगा। इसी असना में इंडिया और श्रीलंका के 2 ओडीआईज भी जो है, ओडीआई भी हो चुका है उनका, पहला ओडीआई जो है वो हो चुका है। तो पहले ओडीआई के अंदर जो है कमाल की बैटिंग भाईजान, इंडिया ने तो मार मार पुरकस काट देता श्रीलंका के बॉलर था, 373 मार दिया 50 ओवर में। विराट कोहली की कंसेक्टिव सेंचुरी दूसरी, क्योंकि पिछला जो लास्ट ईयर में वो दिसंबर में जब वनडे खेले थे अगेंस्ट बांग्लादेश, तब भी उन्होंने 100 किया था, और इस साल के स्टार्ट में अब जो पहला वो मैच खेले हैं अगेंस्ट श्रीलंका, उसमें भी उन्होंने 100 किया है। विराट कोहली की ये ओडीआई क्रिकेट के अंदर 45th सेंचुरी थी, ओवरऑल उनकी जो है ये 73rd इंटरनेशनल 100 है। अब वो दुनिया में
सेकंड नंबर पे आ चुके हैं मोस्ट इंटरनेशनल हंड्रेड्स में, क्योंकि पहले नंबर पे तो एक ही बंदा है, सचिन तेंदुलकर 100 इंटरनेशनल सेंचुरियों के साथ। दूसरे नंबर पे विराट कोहली 73 और तीसरे नंबर पे ऑल टाइम ग्रेट रिकी पॉन्टिंग, माय फेवरेट। तो अब ये कोहली क्या चीज है यार, समझ नहीं आती। वो 3 साल फॉर्म से भी बाहर हो गया, हालांकि 3-3 साल अगर कोई फॉर्म से बाहर हो तो वो टीम से भी बाहर हो जाता है, जितना मर्जी बड़ा खिलाड़ी हो। लेकिन उसने क्या कमबैक किया है, T20 से उसने सेंचुरी करके कमबैक किया, फिर T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला, फिर अब ओडीआई में आया, तो ओडीआई में भी अब तो वो लग रहा है कि शायद वो, जब लोग कह रहे थे ना वो ख्वाब 100 इंटरनेशनल सेंचुरियों वाला शायद विराट पूरा ना कर सके, अब लग रहा है कि वो ट्रैक पे दोबारा आ गया। एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाह रहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम की बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। ईशान किशन एक बंदा है, पता नहीं शायद आप जानते हैं कि नहीं जानते, उसने अभी लास्ट ओडीआई जो बांग्लादेश में खेला था 210 रन बनाए थे, रिकॉर्ड डबल सेंचुरी बनाई थी। लेकिन अगेंस्ट श्रीलंका जब उनके अभी इंडिया के मेन खिलाड़ी रोहित शर्मा वगैरह वापस आया ना, वो बेंच पे बैठा हुआ, बेंच पे बैठा हुआ है वो। क्या आपकी टीम में ऐसा कोई होता खिलाड़ी जो डबल सेंचुरी मारता तो वो बेंच पे बैठता? नहीं भाईजान, फिर वो एक साल पूरा सी एक एक परफॉर्मेंस पे लोग पता नहीं 6-6 साल खेल गए यहाँ पे, तो हमारी क्रिकेट की तो क्या ही बातें हैं। सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं बन रही ओडीआई टीम के अंदर 10 स्काई नहीं खेल रहा, बेंच पे बैठा हुआ है। ये स्ट्रेंथ है यार उनकी टीम की ना, ये है बेंच स्ट्रेंथ। तो काश काश अल्लाह से मेरी दुआ है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी ऐसी हो जाए कि एक बैट्समैन बाबर आजम के पीछे बेंच पे बाबर आजम जैसा ही खिलाड़ी बैठा हो, मतलब उस जैसा नहीं लेकिन उस तरह का ही खिलाड़ी बैठा हो। शाहीन अफरीदी अनफिट होता तो शाहीन के पीछे शाहीन जैसा एक बॉलर तैयार बैठा हो। मतलब ये इस तरह की अल्लाह करे कि हमारे कभी सुनी जाए और इस तरह की चीजें हमें भी देखने को मिले। तो पाकिस्तान जो है जो दूसरा ओडीआई था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, हार चुका है, 80 स्कोर से हार चुका है। मुझे अब क्या करूं यार, 80 भी आती है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। ऊपर से सेठी साहब ने फुल पावर दे दिया बाबर भाई को, तो जो बाबर के हेटर्स है ना, उनकी तो हो गई है, उनकी तो लगी है वाट, सीधी सी बात है। वो जो मर्जी तुम उड़ाते रहो, शोएब जाट वगैरह जो मर्जी फालतू मेरा वीर करता रहा। हो सकता है कि सेठी साहब से कह के बाबर आजम तेरी वो खत्म ही करा दे एक्रीडेशन जो है ना, तू जाएगा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि अब जो बॉय है ना बाबर बॉय, इस टाइम फुल पावरफुल फुल अथॉरिटी के अंदर है, अब वो तेरी ऐसी की तैसी कर देगा, जैसा कि वो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर रहा है। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।